हेलो फ्रेंड्स, ये आपका 11th का चैप्टर है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की मुख्य 3 चुनौतियाँ थी। पहली थी हमारी एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती, ये हमारी पहली चुनौती है। अब दूसरी है लोकतंत्र की स्थापना। अब इतने सारी विभिन्नता है तो लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी? तो भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया। आप सबको पता है, सबको वोट करने का अधिकार है। ये हमारी तीसरी चुनौती है समानता पर आधारित विकास। समानता क्या, आप सबको पता होगा, इक्वलिटी। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ये हमारा क्या था? समानता का अधिकार, मतलब समानता और आधारित विकास। ये हमारे मेन 3 चुनौतियाँ थी, जो नेहरू जी के आगे एक चुनौती थी। अब हम बात कुछ और करने जा रहे हैं। लगभग 200 वर्ष के अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14 या 15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। हमारा देश आज़ाद तो हो गया, मगर उसके बाद हमें विभाजन का भी सामना करना हुआ। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने एक वो दी थी, भाषण दिया था उन्होंने। भाग्यवधू से चिर प्रतिशिक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण प्रसिद्ध था ये इनका। आज़ादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर बाकी सबकी सहमति थी। पहली क्या थी? आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा, मतलब लोगों के द्वारा। दूसरा क्या था? सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ तो मैंने आपको बता दिया, 3 चुनौती इंपॉर्टेंट है हमारी। अब हम बात करने जा रहे हैं विभाजन। ये बहुत ज़्यादा मेन मुद्दा था कि विभाजन, क्योंकि हमारे देश में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं, अपितु हिंदू और मुसलमान कौम का नाम की 2 कौमों का देश है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। आप सब जानते ही हैं कि हमारे भारत में 2 कौम थे, मुस्लिम और हिंदू। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक साथ कैसे रहेंगे। इन्होंने फिर एक अपना अलग देश मांगा, जो देश क्या बना? हमारा पाकिस्तान। अब हम बात करने जा रहे हैं जिसके कारण कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, जिनका विवरण निम्नलिखित है। इसका मतलब है जब उन्होंने इसकी मांग की तो उसके लिए भी बहुत सारी समस्या हमारे सामने आई थी। देखते हैं वह समस्या क्या क्या थी। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे। मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए उन्होंने 2 देशों की मांग की, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान।
पूर्वी पाकिस्तान किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। और इनके मध्य में भारतीय भूभाग का अधिक विस्तार रहेगा। मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फर खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। जो ये थे, ये चाहते ही नहीं थे कि दो राष्ट्र बने, जैसे कि एक पाकिस्तान और भारत। ये चाहते थे सब लोग मिलकर रहे। फिर भी अलग होने के बाद जो यहाँ के मुस्लिम हैं वहाँ पर गए, तो उसके लिए भी इन्हें वहाँ पे इन्हें अपना दर्जा नहीं मिला और कुछ मुसलमान यहीं पर रह गए। जिसने यहाँ पे अपना बनाया था वो यहाँ रह गए, जिसको वहाँ जाना था वो चले गए। मगर जो अब्दुल गफ्फर खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, ये चाहते ही नहीं थे दो राष्ट्र बने। ये चाहते थे कि सब आपस में मिलजुल कर रहे, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान को अलग होना ही हुआ। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत। पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ये जो हम बात कर रहे हैं पंजाब और बंगाल में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मुस्लिम थे, आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके के आधार पर बनाकर किया गया। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, वह कल से भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के। पाकिस्तान और हिंदू दोनों ही बहुत परेशानी में थे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था वो किस धर्म में आने वाले हैं, हिंदुस्तानी या मुस्लिम, या वह किस राज्य में जाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं विभाजन की समस्या। अब विभाजन की मेन समस्या क्या थी, हम उसके बारे में देखेंगे। भारत के विभाजन की योजना में ये नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यक का विस्थापन भी होगा। आपको पता था, अगर हम पाकिस्तान की बात लें तो वहाँ पर भी हमारे लोग बहुत ज़्यादा थे। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पे भी उनके लोग बहुत ज़्यादा थे। तो हम वहाँ के लोग यहाँ पर आए, यहाँ के लोग वहाँ गए, और काफ़ी लोग यहीं पर रह गए, और काफ़ी लोग वहाँ के वहीं पर रह गए। अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। अल्पसंख्यक जो मतलब जिसकी मात्रा कम थी, उनका भी विस्थापन होगा। जिनकी कोई धर्म ही नहीं है, ना हिंदू में ना उसमें, वो कह रहा है अब हमारा क्या होगा। तो अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले, जो पश्चिम के पंजाब में रहते थे, अल्पसंख्यक और गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार कुछ मुसलमानों को पाकिस्तान जाना हुआ। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। जो हमारे हिंदुस्तान के लोग थे,
जो वहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए तो उनके लिए भी बहुत अच्छे से एक मंत्रालय बनाया गया था पुनर्वास करने के लिए कि यहाँ पर वो कैसे रहेंगे, किस तरीके से। आज हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर ख़त्म होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है।